नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। चंद्रशेखर रावण दिल्ली में थे। दिल्ली में चंद्रशेखर को हिरासत में लिया, लेकिन ये खबर दबा दी गई। किसने दबाई ये खबर? क्यों दबाई गई ये खबर? क्या एक दलित नेता को हिरासत में लेने की खबर इसलिए दबाई गई कि दलितों तक ये खबर न पहुंच पाए? और आखिर ये हिरासत में लेने की मजबूरी क्यों पड़ी? चंद्रशेखर की दहाड़ से क्यों घबरा गई दिल्ली की पुलिस? दरअसल डॉक्टर रितु सिंह एक दलित प्रोफेसर, महिला महिला दलित प्रोफेसर, शिक्षित भी, आधी आबादी की प्रतिनिधित्व भी करने वाली और दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज में एडहॉक पर प्रोफेसर निकाल दिया गया। डॉक्टर रितु सिंह चुपचाप जुबान बंद करके काम करने वाली प्रोफेसर नहीं, साइकोलॉजी विभाग में थी और प्रिंसिपल, दौलत राम कॉलेज के प्रिंसिपल जो हैं, उन पर इन्होंने सवाल भी खड़े किए। आखिरकार यही बाहर हुआ। पिछले काफी वक्त से रितु सिंह लगातार डीयू कैंपस में अपने हक की मांग के लिए एक दलित महिला के साथ भेदभाव किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दलित है। अपने हक की मांग के लिए लगातार धरने पर कई बार पुलिस आई। पुलिस इस मामले को लेकर बड़ा परेशान रही। कई बार उन्हें उठाने की कोशिश की, उठाई, फिर छोड़ी, फिर वो बैठ गई। रितु सिंह ने कहा था 19 तारीख को दिल्ली में आकर के जो भी मेरा समर्थन करना चाहते हैं वो करें। चंद्रशेखर आजाद रावण पहुंच गए। चंद्रशेखर की सक्रियता से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दलितों में एक नई चेतना आई। दलित भी पुरजोर तरीके से अपनी आवाज उठाने में लग गए और वहां वो पहुंचते हैं, कंधे से कंधा मिलाते हैं, युवा हैं, कंधे से कंधा मिलाते हैं, खड़े। रितु सिंह के साथ चंद्रशेखर रावण की ललकार सुनकर दिल्ली पुलिस ऐसा घबराई कि उठा ली। लेकिन ये खबर मुझ तक जब आई तो मैंने गूगल सर्च कर डाला, खबर दिख नहीं रही। तब मैंने सोचा कि इस खबर को आप तक पहुंचाना जरूरी है और इस खबर को और भीतर तक जाने के लिए कि आखिर ये खबर दबवाई क्यों जाती। हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत जी जुड़े। रविकांत जी, ये चंद्रशेखर रावण की गिरफ्तारी होती है, हिरासत में लिया जाता है, लेकिन इस खबर को दबा दिया जाता है। क्या ये 22 तारीख वाले इवेंट से भी कुछ कनेक्शन है कि उससे पहले डॉक्टर रितु सिंह, उनकी खबर महीनों से वो अपने हक के लिए बैठी हुई है। उसके हक की बात कोई किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में अब तक नहीं चर्चा में। चंद्रशेखर की हिरासत में ले जाने की खबर गायब। क्या इसलिए कि दलितों तक ये बात 22 जनवरी के इवेंट से पहले कहीं पहुंच न जाए या बाद में भी न पहुंचे, दबी रहेगी खबर और दलितों को भी ये जो पूरा है मुहिम, मोदी जी का मिशन 2024, उसी में झूमने के लिए मजबूर कर दिया। क्या ऐसा कुछ है क्या इसके पीछे? देखिए आशीष जी, आप पिछले 10 साल को देख रहे होंगे। इस देश में अगर हिंदुत्व के सामने कोई सीना तान करके खड़ा है तो वो अम्बेडकरवाद है। हाँ, बिल्कुल। समुदाय में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा मतलब अपनी जान हथेली पर लेकर के अगर कोई समाज इस सत्ता से सीधे टकरा रहा है, वो निहत्था जरूर है, लेकिन टकरा रहा है तो वो दलित समाज है। क्योंकि उसे मालूम है कि उसके अधिकारों की रक्षा कहां से होती है? संविधान से। उसके बच्चों का भविष्य कहां से है? संविधान से और डॉक्टर अंबेडकर के सपनों से, उनके जीवन से, उनके विचारों से। और इसीलिए
वो बाबा साहब के उस विचार को ध्यान में रख कर के, और ये कोई आज की बात नहीं है, 1940 में डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब द पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया में और फिर बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में बहुत स्पष्ट कहा था कि हिंदू कभी वैसे तो एक राष्ट्र नहीं हो सकता, क्योंकि जातियों में विभाजित है और भेदभाव पर आधारित है। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि अगर कभी हिंदू राष्ट्र बनता है तो वो करोड़ों दलितों के लिए आपदा साबित होगी, इसलिए किसी भी कीमत पर इसे रोका जाना चाहिए। तो दलितों के लिए तो जीने मरने का सवाल है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इसीलिए वो सड़क पर जूझ रहा है। उसके सिर पे छत भी नहीं है, ऋतु के सिर पे छत भी नहीं थी। 100 सवा 100 दिन से वो लड़की, वो महिला, वो शिक्षित महिला संघर्ष कर रही थी, और वो मांग क्या रही थी कि मुझे नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। न्याय के लिए जस्टिस संविधान में बहुत बुनियादी है, उसके लिए वो जूझ रही थी। लेकिन डीयू के प्रशासन ने पुलिस की मिलीभगत से एक दिन पूरे उसके बोरिया बिस्तरा को समेट दिया, बाबा साहब की प्रतिमा तक को हटा दिया और वहां पर धुलाई की। रितु का तो आरोप है कि उन्होंने बाकायदा इसलिए धुलाई की कि यहां दलित बैठे हुए थे। लेकिन जब आज चंद्रशेखर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने डॉक्टर रितु के न्याय के लिए आवाज बुलंद की, तो डिटेन भी कर लिया जाता है और खबर भी दबा दी जाती है। दरअसल इनको डर लगता है कि ये जो निहत्था है, ये जो बेबस है, कुछ नहीं है दलितों के पास। आज भी 70% दलित भूमिहीन है। एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो पढ़ लिख करके सरकारी नौकरियों में आया है। उसके पास एक ही रास्ता है कि वो पढ़े लिखे और सरकारी नौकरियां पाए। मोदी जी ने उसका जड़ काटने का काम किया है। इसीलिए ऋतु के समर्थन में चंद्रशेखर पहुंचते हैं, डिटेन कर लिए जाते हैं, और आवाज इसलिए दबा दी जाती है, खबर इसलिए वो दबा दी जाती है ताकि वो पूरा जो राममय बनाने का माहौल हो रहा है उसके उसमें कहीं खलल ना पड़ जाए। क्योंकि दलित पे जब उतरता है ना, अगर उतरेगा, वो चंद्रशेखर ने पिछले 5 साल में जो मेहनत की है जमीन पर, नौजवानों में बड़ी लोकप्रियता है। वो ईंट से ईंट बजाने की ताकत रखता है। इस सत्ता को ये मालूम है कि 2 अप्रैल को जब एससी-एसटी एक्ट को डाइल्यूट करने के खिलाफ सड़क पर आंदोलन हुआ था, स्वतः ही स्फूर्त आंदोलन था आशीष जी वो। केवल सोशल मीडिया के जरिए वो खबर निकली थी। हाँ, ये जरूर है कि दलितों के नौजवानों ने, 1 दर्जन से ज्यादा नौजवानों ने पीठ पर गोलियां खाई थी। और पीठ पर मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन सामंतों ने सीने पर गोली नहीं मारी। जब वो चले जा रहे थे पीछे, तब उनके पीठ पर गोलियां मारनी हिम्मत आज भी नहीं उनमें। क्योंकि दलितों के पास अगर कुछ नहीं है तो संख्या बल तो है, हौसला तो है। डॉक्टर अंबेडकर का वो सपना और वो विचार तो है जो उनको ताकत देता है। वो मारे गए, लेकिन यही मोदी सरकार झुकती है और एससी-एसटी एक्ट को बहाल करती है। इन्हें मालूम है वो ताकत, इसीलिए वो खबर को दबाया गया कि ताकि वो जो राम मंदिर का इश्यू है उसको आप भुना लें। और बहुत सारे दलित ऐसे हैं जो आस्थावादी हैं, और इसमें मैं ये नहीं मानता हूं कि नहीं नहीं सारे लोग अभी नहीं हुए अम्बेडकर। बाबा साहब ने तो 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई थी। वो बात अलग है कि अभी तक वो चिंगारी नहीं पहुंची है वहां तक। आस्था निजी विषय है और संविधान उसकी पूरा अधिकार देता है, और खुद डॉक्टर अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान उसका अधिकार देता है। इसलिए मैं आस्था पर नहीं सवाल करूंगा। लेकिन जहां दलित अस्मिता की बात आती है, दलित उत्पीड़न की बात आती है, किसी दलित नेता को डिटेन करने की बात आती है, तो फिर वो खड़ा होता है। और ये डर इसीलिए है और इसीलिए खबर दबाई गई। प्रोफेसर साहब, एक बात और, जब ये चंद्रशेखर की बात हम कर रहे हैं, ऋतु की बात कर रहे हैं, और उस सब के भीतर एक छिपे हुए सन्नाटे, वो सन्नाटा क्रिएटेड है खबर को दबा करके। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे कई बार जब मैं सोचने की कोशिश करता हूँ, ये सन्नाटा कायम रहे
क्या इसीलिए 5 किलो है राशन? आखिर ये दलितों में सन्नाटा, इस दलित चेतना को क्या 5 किलो राशन के नीचे दबाने की कोशिश है? दलित आत्मसम्मान को, जिसे बाबा साहब ने जगाया और फिर कांशीराम ने उसको बल दिया। कांशीराम, बाबा साहब ने उनको अधिकार बताया था और कांशीराम ने कहा सत्ता, सत्ता, सत्ता लो, दूसरे की सत्ता में हमारा भला नहीं होगा, इनके सत्ता चलाने। तो क्या ये 5 किलो राशन से दलित चेतना को दबाने की कोशिश है? आशीष जी, जिसकी आप बात कर रहे हैं सत्ता की, बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत स्पष्ट कहा था, जिसको कांशीराम साहब ने लागू भी किया। वो ये कहते हैं कि जब तक वंचितों के हाथ में सत्ता नहीं होगी, उनके साथ इनजस्टिस होता रहेगा, अन्याय होता रहेगा। तो अन्याय को अगर आपको मिटाना है, तो सत्ता हासिल करनी है। अन्याय करने के लिए मैं बराबर कहता हूं कि चाहे वो दलित चेतना हो, वंचितों की चेतना हो, वो इतिहास को तो याद करते हैं, लेकिन कभी बदले की भावना से नहीं, बल्कि बदलाव के लिए। हाँ, बदलाव भी संविधान सम्मत। और बाबा साहब अम्बेडकर ने तो जब पूरा संविधान की प्रस्तावना पर बातचीत हो रही थी, उन्होंने स्पेशली जाकर के नेहरू और पटेल को कहा था कि इसमें एक शब्द की कमी है, बंधुत्व, वो आप डालिए इसमें। वो फ्रेटर्निटी पर बराबर जोर दे रहे थे कि जब तक देश में भाईचारा नहीं होगा, तब तक राष्ट्र आप मजबूत नहीं कर सकते। और इसलिए मैं कहता हूं कि बदले की भावना से नहीं, बदलाव के लिए। और वो बदलाव सामाजिक भी, राजनीतिक भी, आर्थिक भी, सब सांस्कृतिक बदलाव, सब तरह का। तो दरअसल जस्टिस के लिए वो सत्ता की बात कर रहे थे। लेकिन जो आपका सवाल है कि वो चेतना क्या 5 किलो राशन में? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिसको आप सन्नाटा कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आंधी के आने के पहले का ये सन्नाटा है। हुँ, और मैं उसको देख रहा हूँ। उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र, पंजाब जैसे कई राज्यों में मैं गया हूँ, और जो ज़मीन पर चल रहा है इस वक़्त, वो जो बेचैनी है, वो जो प्रताड़ना है, और वो चेतना जिस तरह से घुमड़ रही है लोगों के मानस में, इसको आप आने वाले वक़्त में देखिएगा। और मैं ये अपने चिंतन से पंजाब में ये ऐलान करके आया हूँ कि 2050, बहुत लंबा वक़्त है अभी। 2050 में इसी भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। वो बहुत स्लो है, मैं मानता हूँ, लेकिन समाज को अ, जगाने में, समाज को संचालित करने में हमेशा से 10, 12, 15% लोग होते हैं। हुँ, वे 10% लोग आज भी सचेत हैं। वे थोड़ा काम नहीं कर पा रहे। मैं इसको स्वीकार करता हूँ। धोखा दिया राजनेताओं ने, बहुत सारे इधर-उधर चले गए वो, या कुछ है खामोश बैठ गए, हुँ, उन्होंने हिम्मत नहीं दी। लेकिन जो जहाँ से एक पार्टी बनी थी, मैं अगर बीएसपी की तरफ आपको ले चलूँ, तो बीएसपी बामसेफ ने बनाई है। हुँ, बामसेफ बीएसपी ने नहीं बनाई। माने जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी था, उसने अपने पैसे से, अपने मेहनत से, अपने चिंतन से आगे चल कर के एक ऐसी पार्टी खड़ी की जिसने 4 बार सत्ता हासिल की। तो वो जो बामसेफ है, अभी जो बामसेफ काम कर रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। माने हुँ, जो हुँ, अधिकारी कर्मचारी है, जो हुँ, पढ़ा-लिखा तबका है, उसके भीतर एक चर्निंग है। वो सोच रहा है कि हमें क्या करना है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने खुद इस बात को महसूस किया कि 2050 में एक बड़ी क्रांति की तरफ भारत बढ़ रहा है। और ये होगा, वो क्रांति बाबा साहब वाली होगी। वो नहीं होगा कि खूनी क्रांति नहीं, एक साइलेंट रिवॉल्यूशन मैं देख रहा हूँ, जो ज़मीन पर होगा, एक सांस्कृतिक बदलाव। तो चेतना 10% लोगों में ही होती है, किसी भी समाज के। हाँ, ये ज़रूर है कि वो 90% कहीं उस चेतना से जुड़ ना जाए। इसके लिए वो 5 किलो राशन, और 5 किलो राशन भी देखिए सरकारें नीतियाँ बनाती हैं कल्याण के लिए, कि कभी गरीबी ज़्यादा हो। कोरोना काल में ये हो रहा था, इसमें कोई सवाल नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन इस समय आप रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं। अरे लोगों को इतना बनाइए कि वो 5 किलो क्या, वो 50 किलो लेने की कुवत रखें।
ताकि उनका स्वाभिमान छलनी ना हो। हुँ, आज जब हम हो या कोई भी हो, जब पंक्तिबद्ध होकर के खड़ा होता है, तो उसका स्वाभिमान छलनी होता है। ₹1 भी लगाते आप, तो कम से कम उसे ये लगता था कि हम अपने पैसे का खरीद रहे हैं। लेकिन जब आप फ्री देते हैं, तो आप उनको भूखमंगा बना देते हैं। आप हुँ, उनकी आत्मा को छलनी करते हैं, ये सबसे ज़्यादा भयानक है। और दलित हो, वंचित हो, अति पिछड़ा हो, पसमानदा हो, उसको ये विचार करना चाहिए कि हम जो लाइन में लग कर के खड़े हुए हैं, इसमें हमारा स्वाभिमान टूट रहा है। उस स्वाभिमान को बचाने के लिए चंद्रशेखर जैसे नौजवान और एक नहीं, मैं देख रहा हूँ कि आज देश में कई नौजवान इस तरह के खड़े हो रहे हैं। कुछ हाइलाइट हैं, कुछ नहीं है, कुछ ज़मीन पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो सम्मान, स्वाभिमान और चेतना जगाने का काम निरंतर कर रहे हैं और इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये आंधी के आने के पहले की सन्नाटा है। ये वक़्त का इंतज़ार प्रोफेसर साहब, हम भी कर रहे हैं, आप भी देखें। एक एक आखिरी सवाल, चंद्रशेखर, क्या चंद्रशेखर से टकराव, सियासी सवाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से लेके बुलंदशहर तक का बेल्ट मैं देख रहा हूँ और उसमें मैंने एक उपचुनाव में चंद्रशेखर की पार्टी को मिले हुए जो वोट थे, उनको देखा है, उस आंकड़े को देखा है। वो सहारनपुर से लेके बुलंदशहर और हाथरस तक, ये जो है इस इलाके में कम से कम इतने में भाजपा को चोट पहुँचाएगा और खुद नगीना से आने की तैयारी में है। निश्चित रूप से, हुँ, अभी जो जिस दलित को वो अपनी तरफ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और खास करके जाटों को भी, जो कैडराइज़्ड था, जो बीएसपी का वर्कर था, उसको भी जो मेरी अपनी सूचना है, मोटरसाइकिल दे करके 5,000 रुपया दे करके उनको अपना वो कैडर बना रहे हैं। और उनका काम ये है कि केवल आपको अपनी जाति में जाकर के काम करना है, उनको बीजेपी की तरफ मोड़ना है। और सबसे ज़्यादा स्वाभिमान अगर किसी समाज में है, तो वो जाटव समाज है, वो एससी में। चंद्रशेखर को हिट करना, ये उनके स्वाभिमान को, उनकी चेतना को पैदा करेगा। बहुत सारे लोगों ने तो मना किया, लेकिन कुछ फँस जाते हैं, बेचारे गरीब भी होते हैं, कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं। तो डेफ़िनेटली इसका असर पड़ेगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले ही जाट नाराज़ है, हुँ, महिला पहलवानों के साथ जो हुआ। जाट और जाटव का कॉम्बिनेशन है, आशीष जी। और हुँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो मार लगने वाली है इस एपिसोड से कि बीजेपी उठ नहीं पाएगी। हो सकता है कि वो एक नहीं 2-2 चुनाव में प्रभावित करे। एक का हुँ, तो छोड़ दीजिए अभी, अभी तो वो तो सामने है। हुँ। तो बड़ा झटका, बड़ा बड़ा झटका लगने वाला है। ये जाट और जाटों का जो कॉम्बिनेशन है, वो उठने नहीं देगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, आपने जो सही कहा क्योंकि ये हमने एक मैं बार-बार कहता हूँ, इस चर्चा को हम संक्षिप्त रखेंगे लेकिन बार-बार एक उदाहरण देता हूँ खतौली फ़ॉर्मूला। खतौली का उपचुनाव, उसको मैंने खतौली फ़ॉर्मूला उस वक़्त से जब उपचुनाव हुआ था तब से आज तक उसका उदाहरण देता हूँ और वो खतौली फ़ॉर्मूला सफल ही हुआ था जाट, जाटो, साथ में मुस्लिम, इनके एक साथ आने से और उस खतौली में औपचारिक रूप से पार्टनर न होते हुए आरएलडी प्रत्याशी के लिए चंद्रशेखर ने कैंप किया और वही कैंप करना उस चुनाव को बदल दिया था। फिलहाल प्रोफ़ेसर साहब आप जुड़े, बहुत-बहुत धन्यवाद और इस विषय पर या इससे आगे जो भी यहाँ पर रितु सिंह के विषय पर हम आगे थोड़ा-सा और इस विषय की तह में जाएँगे और आपका उस वक़्त भी हम थोड़ा सहयोग लेंगे। फिलहाल आप जुड़े, धन्यवाद। आप देखते रहिए न्यूज़ लॉन्चर, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।